हेलो बच्चों। तो आप वेक्टर की क्लासेस एकदम बिल्कुल अटेंड कर रहे होंगे और आपको एकदम अच्छे से वेक्टर समझ में भी आ रहा होगा। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दो वेक्टर हैं, उनका आपको एडिशन कैसे करना है। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए एक ट्रायंगल लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है, वो भी अपन देखेंगे आज की क्लास में। हाँ, तो कैसे करते हैं देखो, जो मैं बताने वाला हूं ना उसको आप ध्यान से सुन लेना, आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कैसे अपन दो वेक्टर को ऐड करते हैं, देखो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना ज्यादा आसान होता है। जैसे बोलो 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, उनको ऐड करो, कितना आ जाएगा 8 किलोग्राम। ऐसा कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन क्या है कि वेक्टर को अपन ऐड करते हैं तो ये सीधे तरीके से ऐड नहीं होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का खेल होता है। जैसे मैं बोलूं, ये मार्कर दिख रहा है आपको, मैं इसके ऊपर इस हाथ से इधर भी फोर्स लगा रहा हूं और इस हाथ से इधर भी फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है ना। बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा है, आंसर आएगा 0। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर, 0 है। तो नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ हमने जो एडिशन निकाला है, इधर मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है। मैं अभी मानने के लिए मान रहा हूं कि दोनों साइड से 10 न्यूटन लग रहा है, तो इनका वेक्टर सम शून्य है, स्केलर सम तो शून्य नहीं है ना। हाँ, इसलिए हम इनका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। और वो वेक्टर सम कैसे करते हैं उसको अब जानना है। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रायंगल लॉ आता है जिसको त्रिभुज नियम भी बोलते हैं। ट्रायंगल लो कुछ नहीं है वैसे। ट्रायंगल लो हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है भैया कि दो पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, ये जानना जरूरी है थोड़ा सा इसको समझने के लिए, और कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए और बी दो पॉइंट है, और दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट क्या होगा, लेंथ, वो क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो वो क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं ट्राइंगल लो। मैं बोलता हूं कि आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना। हाँ, तो ऐड करने के लिए क्या कर दो, वेक्टर ए ले लो और एक वेक्टर बी है, इस तरीके से इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो उससे क्या मिलेगा अपन को, रिजल्टेंट आएगा, यानी परिणामी मिलने वाला है। तो ऐड करने का सीधा सीधा रूल ये कहता है कि आप इस वेक्टर को उठाओ और इसकी जहां पे इसकी टेल है और इसका हेड है उनको एक जगह पे रखो। तो वेक्टर ए यहां पे आ गया और यहां पे रख दीजिए क्या, वेक्टर बी। देखो मैंने डायरेक्शन नहीं बदली और मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। अब इसकी जो टेल है और इसको हेड है, इसको मिला दीजिए, तो जो बनने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका रिजल्टेंट आएगा। वही क्या होगा, रिजल्टेंट। यही इसका स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप एक वेक्टर का क्या लो, हेड, दूसरे वेक्टर के टेल से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, और पहले का टेल दूसरे का हेड, उनको जब कनेक्ट करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश को बताएगा। देखो अब मेरा लिखने का तरीका मैं बताता हूं कैसे लिखता हूं, है ना। ये वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। ठीक है ना। हाँ, यही इसका एडिशन हो गया, मतलब सम कर दिया। यही इसका सम करने का तरीका है। लेकिन देखो क्वेश्चन तो इतना सिंपल पूछेगा नहीं आपसे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, उनको करने का तरीका क्या है। तो मैं बोलता हूं कि आप जिस पॉइंट से चलना शुरू करो और घूम घाम के वापस इसी पॉइंट पे आ गए, जिस पॉइंट से चलना शुरू किया घूम घाम कर वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपका इसी पॉइंट पे विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप क्या करो, इसके अलोंग चल लो। तो जैसे चलना शुरू करो, चलना शुरू करो, कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये आ रहा है वेक्टर ए के अलोंग चल रहे हो तो कितना चल लिए, ए चल लिए। ठीक है। अब किधर चल रहे हो, वेक्टर बी के अलोंग चल रहे हो यहाँ के बाद में, तो चलो वेक्टर बी के अलोंग चल लिए। फिर चल रहे हो माइनस आर, क्योंकि यहां से यहां तक आ रहे हो ना, यहां से यहां आर है, तो यहां से यहां क्या हो गया, माइनस आर, इसके अलोंग चल रहे हो, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये है मेरा नियम, मतलब मेरा नियम नहीं, मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूं, ताकि क्या हो, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपका सोल्व हो जाए। मतलब फीलिंग भी आनी चाहिए। देखो यहाँ पे घूम घाम के आ गए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। लिखने का सीधा सीधा नियम है, अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस लिखोगे, दोनों जगह प्लस, और वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लिखोगे।
ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बस ये इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। चलो इसका थोड़ा सा और अपन करके देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स, ताकि अपन को समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये भी इरेज कर देता हूं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि वेक्टर ए है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी है 6i कैप, और 6 नहीं लेता हूं 5 लेता हूं, प्लस में 2j कैप, और दोनों को ऐड कीजिए तो वेक्टर ए प्लस बी निकालना है, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों को सम को, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस में वेक्टर बी कितना हो गया, 5i कैप प्लस में 2j कैप। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, वेक्टर आर आ गया, आई आई ऐड हो जाएगा तो 8i कैप प्लस में 6j कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, इससे यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो आप सिंपली निकाल दोगे अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा, 64 हो गया और 3600 हो गया, ठीक है। और मैं पूछूं यूनिट वेक्टर बताओ, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी का कैप, मतलब पूरे का कैप एक साथ ही, बट ये ज्यादा अच्छा है आर से रिप्रेजेंट करना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8i कैप प्लस में 6j कैप डिवाइड बाई 10, ये इसका क्या बन गया बेटा, यूनिट वेक्टर बन गया। तो दो वेक्टर को ऐड करना कितना ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है ना। हम अब देखिए i और i को हमने एक साथ ऐड कर दिया क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। जब दोनों की डायरेक्शन एक होती है तो उनको सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, ये वाला इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ गया था क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा था और ये फोर्स इधर लग रहा था, दोनों की दिशाएं क्या थी, विपरीत थी। डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या हुआ, उनका वेक्टर सम जो आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो ये चीज, ठीक है, नोट कर लेना है साथ साथ में, ओके बेटा, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको काम की बात बताई, ये तो वो त्रिभुज के लिए थी एंड ट्रायंगल के लिए थी, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है, सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे ये है वेक्टर ए, मान लेते हैं कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये है 2i कैप माइनस 6j कैप, और ये इस डायरेक्शन में हो गया 3i कैप माइनस प्लस 2j कैप। आपको बताना है कि ये वेक्टर आर कितना होगा, ये बताना आपको, ये वेक्टर आर है, और ये क्या बन गया एक, हाँ चतुर्भुज बन गया ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये बनता है तो आपको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। और मैंने क्या बोला, आप क्या करो, इस पॉइंट से चलना शुरू करो और वापस घूम घाम के यहीं पहुंच जाओ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी सर हो जाएगा। तो यहां से चलना शुरू करो, तो ये कितना आ गया, कितना आया, इसके अलोंग चलो, सबसे पहले इसके अलोंग, मैं तो इधर से इधर, इसके अलोंग कितना आएगा, 3i कैप प्लस में 4j कैप, ठीक है पहला आ गया। अब दोबारा भी इसी की दिशा में जा रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 2i कैप माइनस 6j कैप। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप। और अब वापस में इसमें भी क्या हो रहा है, आर में भी अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं इसलिए माइनस आर इक्वल टू कितना हो गया, 0। आर की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो गया बेटे, देखो आर को मैंने उधर भेज दिया तो प्लस आ गया, इनको ऐड करना जरा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2i कैप 4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, नहीं 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 -8 हो जाएगा ना, हाँ -8, तो कितना बचेगा माइनस का 4j कैप, -6 और -2 -8, -8 और 4 -4। तो ये है आपका आर, क्लियर हो ये बात। चलो अब करते हैं पोजीशन वेक्टर, अगला जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। मैं पहले ही करा चुका हूं थोड़ा बहुत, तो पहले लेक्चर में कराया था मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो वो कैसे निकाल दिया था हमने, वो ओरिजिन के अबाउट निकाला था, यानी किसके सापेक्ष निकाल दिया था, मूल बिंदु के सापेक्ष निकाल दिया था। मैं जैसे मैं बोलता था कि आप बिंदु एक पी ले लो और ये बिंदु ओ है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितने 1 2 3। तो आपको क्या लिखना है, वेक्टर पी लिखना है। वो वेक्टर पी कितना हो गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3j कैप। ये पहले की कहानी है इतनी, लेकिन मैं बोलूंगा इसको आप ऐसे लिखिए, ओ से पी, इसका पूंछ कहां पे है, ओ पे, तो ओ पहले आ जाएगा और पी बाद में आएगा, ओपी। और इसका ऐसे लिखिए वेक्टर पी माइनस वेक्टर ओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो, है ना, लेकिन इससे कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ओपी यानी ओ पे क्या है, पूंछ है, और पी पे क्या है, सिर, टेल और हेड, टेल से लेके हेड की ओर।
तो हेड माइनस क्या कर दिया मैंने, टेल कर दिया। पी ओरिजिन के अबाउट लिख दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और माइनस कितना आएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्योंकि सब कुछ 0 0 है, तो इसमें कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। लेकिन वो वेक्टर पी नहीं लिखा मैंने, इस बार क्या लिख दिया, ओपी वेक्टर लिखा है। क्या लिखा है बेटा, ओपी वेक्टर लिख दिया। ओके, अब जैसे ही मैंने ओपी वेक्टर लिख दिया तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि दो पॉइंट के बीच में अगर कोई वेक्टर लिखना हो तो मुझे समझ में आया कैसे लिखना पड़ेगा। वेक्टर पी, जैसे मैं बोलूं ए बी वेक्टर लिखो, ए बी तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख दें, ऐसे करना हो वेक्टर ए बी, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो इसके क्या हो गया, बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये किसके रिस्पेक्ट में आ गया, ये किसी एक पॉइंट क्या जाएगा, ये दोनों चीजें जो लिख रहे हैं वो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन हो गया। यहां पे मान सकते हैं क्या हो गया, ओरिजिन भी हो गया। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन करेंगे ना तभी तो समझ में आएगा चीजें। हाँ, पोजीशन, और वो पोजीशन ही बाद में क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा आपका। ठीक है ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कैसे, चलो थोड़ा एकदम सिंपल एग्जांपल समझते हैं। ये एक पॉइंट P है और ये एक पॉइंट Q है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,4, इसके हो गए 3,2। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको फाइंड करना है, देखो ये आपको ये फाइंड करना है, तो ये आपको क्या फाइंड करना है बेसिकली, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू। पी पे क्या है, टेल होगी, और क्यू पे क्या हो गया, इसका हेड हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। ये आपको एरो बना दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। और इसका मतलब क्या होगा, वो अभी अभी मैंने बताया आपको, वेक्टर क्यू माइनस पी। और वो आया कैसे, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, ओरिजिन से मिला है, ठीक है ना, ओ से ये, तो ये इसको मैं वेक्टर पी लिख सकता हूं वैसे विद रिस्पेक्ट टू ओ। अरे ओपी तो लिखा ही जा सकता है ना, ओपी को ही हम क्या लिख देते हैं, वेक्टर पी लिख देते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो तुम, ओ क्यू वेक्टर लिख सकते हो, या फिर वेक्टर क्यू लिख सकते हो। अरे क्यू मतलब किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यहां ये ट्राइंगल दिख रहा है, आप कहीं से भी चलना चाहिए, और इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू वेक्टर। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, पी क्यू वेक्टर। आप कहीं से भी चलना चाहिए। चलो मैं यहीं से चलना शुरू करता हूं और इसी डायरेक्शन के अलोंग चलता हूं और वापस यहीं पे आ जाता हूं। ध्यान से देखो, यहां से यहां गया तो क्या मिला मुझे, वेक्टर पी मिला, और उसी की डायरेक्शन में जा रहा हूं। यहां से यहां गया तो मुझे क्या मिला, पी क्यू वेक्टर मिला, पी से क्यू मिला ना, हाँ, और उसी की डायरेक्शन में गया मैं। और जब यहां से यहां आया तो मैं किसकी डायरेक्शन में आया, क्यू की डायरेक्शन, लेकिन वो नेगेटिव वाली है, कौन सी है, उल्टी है ना, माइनस। तो इसका सम कितना हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखो तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू उधर चला गया, माइनस पी। मैंने क्या बोला था कि वेक्टर पी क्यू कितना आएगा, क्यू माइनस वेक्टर पी आ जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। और ये दोनों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वैसे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बोला ठीक नहीं है, ये दोनों जो है वो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, चाहे वो ओरिजिन हो सकता है, चाहे कोई और हो सकता है, चाहे कोई और हो सकता है, चाहे कोई और हो सकता है। ठीक है ना, वो क्या है, वो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। अब आसान बनाने के लिए हमने क्या कह दिया कि चलो ओरिजिन मान लो, तुम किसी और पॉइंट को ले लो भाई, तुम यहां से ले लो, यहां से ले लो, फिर भी वही आंसर आएगा। तुम यहां ले लो पॉइंट, ये मिलाओ, आंसर अगेन। पी क्यू वेक्टर थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये जो हम ले रहे हैं वो किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, जो दोनों का रेस्पेक्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिलेटिव पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम, उन्हीं के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो वेक्टर क्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, बिल्कुल। और वेक्टर पी कितना आ गया, वेक्टर पी आएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब मुझे निकालना क्या है, वेक्टर पी क्यू निकालना है। तो वेक्टर पी क्यू कितना आ जाएगा, वेक्टर पी क्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, मुझे लिखना पड़ेगा वेक्टर क्यू माइनस पी। तो क्यू कितना है बेटा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप। ध्यान से देखो कितना आएगा, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये हम लिखते हैं दो पॉइंट के बीच में पोजीशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर। और बाद में इसी का नाम पड़ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब हम मोशन वाले करेंगे कि एक पार्टिकल है वो पॉइंट पी से कहां पे चला गया, क्यू पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो वो इतना जाएगा। चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन होता है। तो वही हमने किया है। ठीक है, हाँ, मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर आपको दो पॉइंट दिए गए हों तो उनका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखें। ठीक है ना, हाँ, तो ध्यान रखो, पी से क्यू लिखना है तो पी के ऊपर क्या आएगा, एरो आएगा, मतलब पी के ऊपर क्या आएगा, टेल आएगा, और क्यू पे क्या आएगा, हेड आएगा। और अगर मुझे क्यू से पी लिखना होता तो यहां टेल आता,
है ना, फिर क्या करता, P माइनस Q करता, हेड में से क्या करता, टेल को माइनस कर देता। क्लियर हो गई ये बात? चलो इसको आप नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन है, वो आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था वो, मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या था वो क्वेश्चन? आपको दिया हुआ था लिस्ट दो दे रखी थी कि मतलब आपको कॉलम दे सकता है या लिस्ट दे सकता है, कि लिस्ट ए और दूसरी साइड थी लिस्ट बी। ठीक है ना, लिस्ट बी में क्या थे, डायग्राम्स थे और आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ मैच करना है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे, सारे में ऐसा ही है। वेक्टर ए सी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ए सी और बी। और दूसरा जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था, हो गया वेक्टर ए सी और ये हो गया वेक्टर बी। अगला जो डायग्राम था ऐसा डायग्राम था, ऐसा नहीं था, वो था वेक्टर सी और वेक्टर बी, वेक्टर ए। ठीक है, अगला जो डायग्राम था वो ये था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। सारे यार आपको ठीक से दिख रहे होंगे। अब लिस्ट ए के अंदर जो थे वो उनके किसको किससे मैच करना है, जैसे ए था ए, इनको नाम देता हूं मैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ए के अंदर तैयार का था वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस, ये आया हुआ क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। और बी के अंदर दिया हुआ था वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और सी के अंदर दिया हुआ था वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। और डी के अंदर दिया हुआ था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस सी। अब आपको ये मैच करने थे, है ना, तो आप, तो चलो ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने लिखवा दिया है। इसमें क्या था, आपको लिस्ट ए दे रखी है और लिस्ट बी दे रखी है, ऐसे ऐसे डायग्राम बना रखे हैं लिस्ट बी में, और लिस्ट बी में ये इक्वेशंस लिख रखी हैं। आपको बताना था कि कौन सा, जैसे ये इक्वेशन किस डायग्राम के साथ मैच होगा, ये इक्वेशन किस डायग्राम के साथ मैच होगा, तो आपको ऐसे मैच करना था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको करवाता हूं। ओके, तो आपने ट्राई कर ही लिया होगा, देखते हैं जरा ध्यान से। इधर से समझ कम आएगा, इधर से इधर जल्दी आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो, यहां से शुरू हो और कैसे भी कर लो, घूम के आ जाओ। इधर से इधर गया तो सी की डायरेक्शन में गया, इधर से इधर गया तो माइनस बी हो गया, अच्छा इधर से इधर गया तो ए की डायरेक्शन में गया, इज इक्वल टू कितना आएगा 0। ध्यान से देख लो यार क्या हो रहा है, ए और सी प्लस के होंगे, ए और सी, और बी किसका हो गया, माइनस का। किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, इधर ध्यान से देखो।
दो चीज आनी चाहिए प्लस की। हाँ, ए और सी, हम प्लस माइनस आ रहा है, नहीं यहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है। ये देखो ए और सी, हाँ ये है ना, ये ऑप्शन के साथ मैच हो गया। ध्यान से देखो, इन दोनों को इधर लेके जाओ तो क्या लिख सकते हो इनको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। हाँ ये तो यानी सी के साथ क्या हो गया, आपका फर्स्ट वाला मैच हो गया। ठीक है, इसको लिखो, यहां से शुरू हो जाओ और मैं ऐसे आ रहा हूं तो इधर से इधर गया, मैं ए की डायरेक्शन में गया, फिर बी की डायरेक्शन में गया, फिर सी की डायरेक्शन में गया, तीनों में डायरेक्शन में गया हूँ। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये रहा। इस सी को इधर ले आओ, देखो क्या बन रहा है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 0। तो देखो ये सेकंड वाला जो है वो किसके साथ मैच हो गया, यानी डी किसके साथ मैच हुआ, सेकंड वाले के साथ मैच हो गया। इसको लिखो जरा, अब कैसे भी चल लो, इधर से इधर जा रहा हूं मैं, तो पहले गया मैं सी के डायरेक्शन में, फिर गया मैं बी के डायरेक्शन में, फिर गया मैं ए के डायरेक्शन में, इक्वल टू सी और बी प्लस क्या आना चाहिए और ए माइनस का। किसमें आ रहा है भाई, सी और बी, या सी और बी किसका आना चाहिए, माइनस क्या चाहिए और ए प्लस का चाहिए। ध्यान से देख लो, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का सी हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी ये वाली चीज हो किससे मैच होगी, बी वाला किससे मैच हुआ, तीसरे वाली से। अरे यही तो लिखा हुआ है यार, इसको ध्यान से देखो, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेक्टर माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का सी प्लस का बी बराबर। लास्ट वाला अपने आप ही मैच हो जाएगा, कौन सा रह गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ नहीं हुआ ना, हाँ फोर्थ किससे नहीं हुआ, ए से नहीं हुआ, ए ही आएगा फिर इसमें, देख लो चीज, पहले जा रहा हूं मैं ए के डायरेक्शन में, फिर जा रहा हूं माइनस बी के डायरेक्शन में, फिर जा रहा हूं माइनस, क्यों दोनों में अपोजिट, नहीं नहीं बी तो प्लस में है ना, हाँ बी प्लस में है और सी माइनस में, देख लो चलिए। वेक्टर इसको लिख दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, वेक्टर ए मतलब माइनस सी, ए और प्लस का, बिल्कुल, यानी ये जो चीज है ए किससे मैच हो गया, चौथे, बस सिंपल। अरे वैसे भी एक दो मैच हो जाते हैं तो फिर आपको पता लग जाता है ऑप्शन देख के, है ना, यहाँ तो मैंने पूरा करके दिखाया, लेकिन करना कैसे है मैंने वो सारे चीज बता दिया। ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी आपको ऐसे क्लोज लूप मिल जाए, ठीक है ना, और उसमें से बहुत सारे वेक्टर दे रखे हो, तो क्या करना, किसी एक पॉइंट को पकड़ना और उस पॉइंट में के अलोंग पूरे के पूरे लूप में घुमाना, ठीक है ना। अगर वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस लिख देना, अगर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लिख देना, और टोटल सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो डिस्प्लेसमेंट है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नोट क्लियर। अब अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम या फिर पैरेललोग्राम लॉ, जो बहुत ज्यादा काम आएगा आपका, रिजल्टेंट होगा ना उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। बस आप तो ध्यान से सुनते जाओ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरा का पूरा 10th वाला है। पैरेललोग्राम लॉ, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या है, एक वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को पूंछ यहां रख दी मैंने, वैसे कोई नहीं, अब वेक्टर ए और बी दोनों की पूंछ वैसे यहां था पिछली बार, तो उसको उठा के यहां रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो थीटा होगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे आएगा, ठीक है ना। ए वेक्टर ए और बी को जब ऐड करेंगे ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, उसको मैं बोलूंगा वेक्टर ए प्लस बी, इसको आर कह सकता हूं मैं, वेक्टर आर। अब देखो बी को उठा के यहां वापस रख दीजिए आप, बी को उठाइए और वापस यहां रख दीजिए, तो ये वेक्टर बी बना, अगेन कितना बन गया, ये बी ही बना, और ये आपका कितना है, वेक्टर ए ही है। इसको मैन डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस वाले क्या बोलते हैं, ये वेक्टर आर हो गया, और पढ़िए। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो वेक्टर ए प्लस बी ये बनाना, और वो किसके इक्वल आ गया, वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी, अभी अभी जो हमने पढ़ा है वो वेक्टर आर क्या आ गया। लेकिन मैं पता करना चाहता हूं, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये किसका एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना। अगर मैं अलग से बना दूं इसको, वेक्टर ए और यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये थीटा है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये भी कितना हो गया, थीटा। मेरा मेन टारगेट क्या है मैं बता दूं, देखो ये थीटा होगा ना तो ये भी थीटा होगा। अब कल ही मैंने सिखाया था कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालता है, इस वेक्टर को आगे किसका हो, तो दोनों की टेल एक जगह हो जाएगी, दोनों टेल के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और यहाँ भी दोनों की टेल के बीच में थीटा, तो वो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। हमारा मेन टारगेट क्या है, इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम इस आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। कोई नहीं, कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है ना, एक लंब डाला मैंने,
ध्यान से देखो, मुझे ना इसकी लंबाई पता है, ये ए के इक्वल आएगी, ए का मैग्नीट्यूड हो गया। अब बी के तो क्या ले लो, घटक ले लो, घटक लेने आते हैं आपको। ये देखो ये कितना है बी, इसकी लेंथ कितनी है बी, तो इसका जिसके साथ एंगल बनता है कौन सा आता है कोस थीटा, तो यानी जिसके साथ एंगल बनता है वो घटक आता है कौन सा बी कोस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनता है वो कौन सा आता है बी साइन थीटा, तो यानी ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बी साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। अरे नहीं समझाया क्या, ये देखो इसकी लेंथ कितनी है बी, और जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट कितना आता है, वो घटक कितना आता है बी कोस थीटा, जिसके साथ नहीं बनता है वो कितना आता है बी साइन थीटा। अब देखो ये मैं मोटा मोटा एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूं इसमें, फिर अलग से ये देखना, इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल, ए प्लस बी कोस थीटा हुई कि नहीं हुई, हाँ जी हो गई जी, और इस ऊपर वाले कितनी हो गई बी साइन थीटा हो गई जी, बहुत बढ़िया, और ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया आर। देखिए ये एंगल कुछ और होगा है ना, ये एंगल कुछ अल्फा होगा, लेकिन ए और बी के बीच का एंगल कितना है थीटा है। तो देखो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया ना, और समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा बी साइन थीटा स्क्वायर, हाँ तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर आएगा, अगर इसका स्क्वायर आएगा तो इसको भी लिख देते हैं ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर। ध्यान से देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो खोल दीजिए इसको, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। यहां इसमें और इसमें देखना बी स्क्वायर कॉमन आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, तो क्या बन गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। बढ़िया सर, ये तो एक होता है, हम 10th में पढ़ गए हैं, इसको तो बहुत बार पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साथ में क्या रह गया बेटा ए स्क्वायर रह गया, प्लस में क्या रह गया 2ab कोस थीटा रह गया, तो जो आर आया वो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस ये तो 1 ही बन गया, तो प्लस में बी स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, ये आर स्क्वायर था ना, हाँ प्लस में 2ab कोस थीटा, ठीक है ये आर स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें चाहिए था क्या आर, कितना आएगा बेटा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया जाए और दोनों का मैग्नीट्यूड दिया जाए, तो उनको ऐड करने पे उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, याद रखेंगे इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करेंगे। क्या है ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, एंड थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब देखिए रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, यही तो है रिजल्टेंट, अगर हम आप डायरेक्शन बात करें तो रिजल्टेंट की यही डायरेक्शन आ रही है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रिजल्टेंट आया है परिणामी, ये वेक्टर ए के साथ में कितना कोण बना रहा है, ठीक है ना, हाँ वेक्टर ए के साथ में कितना कोण बना रहा है, तो आप इस डायग्राम में देख के बता सकते हो ना, क्या ये अल्फा नहीं है, क्या ये अल्फा नहीं है, यस सर ये अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो क्या आप टेन अल्फा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मैं किसके लिए कर रहा हूं काम, ये डायरेक्शन के लिए कर रहा हूं। ये जो काम किया था मैंने किसके लिए किया था, ये मैग्नीट्यूड के लिए किया था, ठीक है परिमाण के लिए किया था, ये किसके लिए कर रहा हूं दिशा के लिए, टेन अल्फा। देखो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा टेन अल्फा, परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा बी साइन थीटा अपॉन में बोलो ए प्लस बी कोस थीटा। अब यहां से अल्फा निकल जाएगा तो वही क्या हो गया आपका ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल हो गया, मतलब कुल मिला के अपन डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको मैं आगे इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इस फॉर्मूले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो फटाफट। चलो कर लिया होगा आपने नोट, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो हमने जब दो वेक्टर का सम करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है आर, उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना आता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। यानी जब भी हम सम करेंगे दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो इसमें वो किस एंगल पे वर्क कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। किस एंगल पे वर्क करेंगे यही तो इंपॉर्टेंट हो गया। सपोज करो आप किसी अभी भी मैंने समझाया था वो मार्कर वाला, हाँ देखो मैं इधर इसको धक्का मार रहा हूं तो इधर जाएगा, और दो जने धक्के मारने लग जाए इधर, तो यानी दो फोर्स हुए और वो सेम डायरेक्शन लग रहे हैं, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हुआ। बिल्कुल देखो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों वेक्टर क्या हो गए, एक डायरेक्शन में हुए और दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो ये हो सकता है कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। जब 0 डिग्री हुआ तो देखना जरा r इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आ जाएगा, क्योंकि कोस थीटा कितना हो चुका है, 1 0 है ना। इसलिए ये यहाँ पे जो आने वाला r होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, दिख रहा है ना। यानी r जो यहाँ पे आता है r मैक्स, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी ही आएगा। आंसर कितना जाएगा, a प्लस बी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। अब देखो वेक्टर क्या हो गए, थोड़े थोड़े एंगल पे आ गए, जैसे ये है, ये दोनों क्या हो गए, किसी एंगल पे हो गए वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं पे क्या आएगा, बीच में आएगा। रिजल्टेंट पक्का दोनों वेक्टर के बीच में आएगा। तो थीटा क्या है, 0 से तो ग्रेटर है, अभी भी 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो क्या होगा बेटा, यहां पे जैसे ये हुआ और ये हुआ, तो ये दोनों वेक्टर है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, ये आर आएगा। ठीक है जी सर, है ना, हाँ जी। और मैं बोलूं वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, तब भी क्या होगा, ऐसा आएगा, बीच में आएगा कहीं ना कहीं। और मैं बोलूं वेक्टर ए ऐसा है और ये क्या है, बी ऐसा है, तब भी क्या हो सकता है, यहीं कहीं पे आएगा वेक्टर। हाँ लेकिन मैं बोलूं वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया। यहां तो कितना था, न्यून कोण था, यहाँ कितना हो गया, राइट एंगल हो गया, और यहाँ अधिक कोण हो गया, और यहाँ तो सरल कोण हो गया, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखिए 180 डिग्री वापस इधर आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, जिस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना, मतलब ये वाला इधर आएगा तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, जो इस टाइम इधर आ रहा था वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ तो दोनों के बीच में आएगा, का रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा दोनों वेक्टर के क्या आएगा, बीच में आएगा, पक्की बात है। ठीक है ना, हाँ आप चाहकर भी एक की डायरेक्शन में ला ही नहीं सकते, अनटिल और अनलेस कोई वेक्टर जीरो ना हो जाए और दूसरा इनफाइनाइट ना हो जाए। बात समझ आ गई होगी इतनी। हाँ तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं पूछूं मिनिमम कब आएगा, फॉर मिनिमम, तो मिनिमम के लिए देखो, वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री से भी किया जा सकता है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर दो, यहाँ सिर्फ थीटा वेरिएबल है तो कोस थीटा को क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो, और वो कितना होता है 1। अब मिनिमाइज करना है तो इसको क्या कर दो, 1 कर दो, -1 कर दो, सिंपल सी बात है, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मिनिमम आएगा इस केस में, r इक्वल टू कितना जाएगा, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -1 होगा तो माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और उसका भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये जो r आया वो कितना आ गया, मिनिमम आ गया, वो कितना आ जाएगा बेटा, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा डाउट। मैं बोलूं कि 2 फोर्स हैं, कौन कौन से, वेक्टर P भी एक फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और वेक्टर Q भी एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। मैग्नीट्यूड दिया मैंने, ठीक है ना, दोनों फोर्स का। और दोनों फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं दोनों, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लगाना है तो कितना हो जाएगा, दोनों का क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो, 8 और 5 कितना आएगा, 13 आएगा, कितना आ जाएगा 13। तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 13 न्यूटन, और जो इनकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3 न्यूटन। देखो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो 3 न्यूटन से लेकर 13 न्यूटन के बीच में कितना भी हो सकता है। 3 न्यूटन कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, और 13 न्यूटन कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे। लेकिन इस जो रिजल्टेंट यानी परिणामी का परिमाण जो है कभी भी इनके वैल्यू से बाहर नहीं जाएगा, यानी 13 से ऊपर नहीं जाएगा और 3 से नीचे नहीं जाएगा। मैं बोलूं क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो रिजल्टेंट लगेगा उसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम 3 है ना, वो मिनिमम कब हो सकता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे, और जब मैक्सिमम 30 बोलो 18 हो सकता है, नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मैक्सिमम तभी हो सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन पे 13 आ रहा है। 13 से ऊपर जा ही नहीं सकता, 18 चले गए आप, ये गलत बात होगी। आगे ये ना बात समझ में? तो ये क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि कैसे जब दो वेक्टर दिए गए हों तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अगर हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, वो अभी करने बाकी है। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलो बेटा, आज की क्लास में हमने इतना कुछ देख लिया है ना? हाँ, तो अब बाकी का जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना? बचा हुआ मतलब इसके क्वेश्चंस काफी रह गए हैं, काफी रह गए मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में रह गए हैं, वो क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, है कि नहीं? जब दो वेक्टर होते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हाँ, जिनको मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपको इनको अच्छे से बना लेना है और नोट्स बना लेने हैं, अच्छे से पढ़ देना है, ठीक है बेटा? चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।